Is it possible to change both the area of loop and magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF in the loop? वो कह रहे हैं जनाब कि मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करना है, एरिया को भी चेंज करना है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो फैराडेज लॉ वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ईएमएफ पैदा ना हो, यानी ई का आंसर क्या है, 0 आए। ये कब 0 आएगा, जब डेल्टा फाई 0 होगा, यानी फ्लक्स में तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि फ्लक्स में तब्दीली ना हो तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला भी देख लेना चाहिए। तो साथ आपको एक छोटे से बॉक्स में फ्लक्स का फॉर्मूला भी नजर आ रहा है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब वो कह रहे हैं जनाब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, यानी कोई ऐसा बंदा वहां बैठ गया है उस ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए जो कहता है जनाब मैंने फील्ड को भी चेंज करना है, एरिया को भी चेंज करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ना हो। तो सिंपल सी बात है, उसे फिर आप ये मशवरा देंगे कि भाई अगर बी को डबल करना चाहते हो तो एरिया को हाफ कर दो। फ्लक्स के फॉर्मूला में देखें बी ए कॉस थीटा है ना, अगर मैं बी को डबल कर दूं तो साथ ही एरिया को हाफ कर दूं तो 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, फ्लक्स तो वही रहेगा। इसी तरह अगर हम b को 4 टाइम्स कर दें तो एरिया को 1/4 टाइम्स करना पड़ेगा, फिर भी कैंसिल होकर आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरह अगर मैं b और a के बारे में यह रूल बना लूं कि इन दोनों में एक दूसरे से रेसिप्रोकल चेंज करना है, यानी एक को जितना बढ़ाना है दूसरे में उतनी ही रेसिप्रोकल तब्दीली करनी है, यानी b को बढ़ा रहे हैं तो a को कम कर ले, b को कम कर रहे हैं तो a को बढ़ा ले। बस हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहना चाहिए, फ्लक्स में कोई तब्दीली ना आए, बी और ए का प्रोडक्ट सेम रहे। अगर इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा तो फ्लक्स भी सेम रहेगा, अगर फ्लक्स सेम रहेगा तो डेल्टा फाई 0 ही रहेगा, और अगर डेल्टा फाई 0 है तो ईएमएफ भी 0 ही पैदा होगा, यानी नहीं पैदा होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको थ्योरी भी साथ नजर आ रही है, सारे पॉइंट्स भी सामने लिखे नजर आ रहे हैं। 15.14 में कह रहा है कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द सेम मोटर। अब जरा इमेजिन करें, मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। वो ये कह रहा है कि फर्ज कर लें सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इस इलेक्ट्रिक मोटर को हम करंट सप्लाई करते हैं और ये इसकी कॉइल घूमती है, और जब इसकी कॉइल घूमेगी तो इसके सामने हमने एक जनरेटर लगाया हुआ है। जब जनरेटर की और इसकी कॉइल की मदद से हम जनरेटर की कॉइल को घुमा रहे हैं, और जब जनरेटर की कॉइल घूमेगी तो इस जनरेटर ने हमें आउटपुट पे क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी ना। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी से आप वापस वही मोटर चला लें। हमसे वो ये पूछ रहा है कि क्या ये सिस्टम चल सकता है। आप जरा सोच के बताएं, क्या ये चल सकता है? देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए या इनिशियली थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है ये चल पड़े, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए फर्ज कर लें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चल सकता है। फर्ज कर लें वो जो मोटर है ना, उसको इनपुट पे मैं करंट या वोल्टेज के यूनिट्स नहीं लिखना चाह रहा, मैं जस्ट एक डिजिट में एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं ताकि सिचुएशन या डिस्कशन बड़ी सिंपल तरीन हो जाए। फर्ज कर लें उस मोटर को चलने के लिए 50 चाहिए। कितना चाहिए? 50। या चले 50 की बजाय आप कह लें 80 चाहिए। 80 आपने उसको दिया, मोटर चल पड़ी। एक बात याद रखें, हर मशीन जो है ना उसकी कोई ना कोई एनर्जी के लॉसेस आते हैं या पावर के लॉसेस आते हैं। कोई भी रियल वर्ल्ड में कोई भी मशीन, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मशीन्स हैं, इनमें से कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं है। ये बात याद रखें। इसका मतलब है ये मोटर भी 100% एफिशिएंट नहीं है। अगर हमने इनपुट पर इसे 80 दिया है तो ये आउटपुट पर हमें 80 नहीं देगी, आउटपुट पे ये कितना देगी? 70 देगी। अब 70 से आपने इस जनरेटर को घुमा दिया, यानी इसकी कॉइल को आपने घुमा दिया। अब जारी बात है ये
70 से आपने इस जनरेटर की कॉइल को घुमा दिया, तो क्या ये जनरेटर आपको आउटपुट पे 70 पूरा का पूरा दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये भी 100% एफिशिएंट नहीं है। फर्ज कर लें ये आपको आउटपुट पे 60 या 50 दे रहा है, और वो 50 जब आप उस मोटर को देंगे तो क्या वो चल पड़ेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब है ये सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि हर मशीन की, इस दुनिया में जितनी भी मशीन्स हैं, हर एक की पावर के लॉसेस है, यानी किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं है। इसलिए ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद चलता रहे हमारी इमेजिनेशन में, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, और उसकी रीजन भी आपको सामने लिखी नजर आ रही है। वैसे बाय द वे, ऐसी मशीन जो खुद ब खुद चलती रही, इसे सेल्फ परपेचुअल मशीन कह सकते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऑटोमेटिकली एनर्जी की प्रोडक्शन होती रहे और बार बार वो काम चलता रहे, यानी ये साइकिल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 15.15। इसमें वो कह रहे हैं जनाब, अब सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इमेजिन करें हमने एक मैग्नेट को एक थ्रेड की मदद से सस्पेंड किया हुआ है, और इस तरह से ये मैग्नेट हॉरिजॉन्टली हमने रखा हुआ है, और इसको हम इस तरह से ऑसिलेट करवा देते हैं, किसी भी तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट करता जा रहा है, इस तरह से ऑसिलेट करता जा रहा है। आगे वो ये कह रहा है, द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड। ऑसिलेशंस डैम्प होती हैं व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट। एक्सप्लेन व्हाई दिस अकर्स। वो कह रहे हैं कि इसके नीचे जैसे ही हम मेटल प्लेट लेके आते हैं ना, आप गौर करें तो इस मैग्नेट की ऑसिलेशंस जो है ना, वो बड़ी जल्दी रुक जाती हैं। इसे कहते हैं डैम्पिंग। इसकी रीजन क्या है? आपको याद होगा ट्रांसफार्मर की जो पावर लॉसेस है, उसमें एक पावर लॉस की रीजन मैंने आपको एडी करंट भी बताई थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी मेटल या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी बॉडी के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उसकी बॉडी के अंदर भी एक करंट पैदा होता है, इंड्यूस्ड करंट, जिसे हम एडी करंट कहते हैं। यहां भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। यानी ये मैग्नेट जब ऑसिलेट कर रहा था तो इसके नीचे जैसे ही हमने मेटल की प्लेट रखी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेटल की प्लेट के अंदर से भी गुजर रही थी, और जब मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है तो जाहिर बात है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी मेटल की प्लेट के अंदर, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस मेटल की प्लेट में एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा जो अपने कॉज को अपोज करेगा। अब कॉज क्या है? इमेजिन करें, कॉज ये है कि नॉर्थ पोल जो है ना वो इस तरफ आ रहा है, तो इसको ऑपोजिशन कैसे मिलेगी कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ताकि नॉर्थ पोल को इस तरफ आने की बजाय उस तरफ जाने पे मजबूर करे, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली ये जो मैग्नेट है इसकी ऑसिलेशंस बड़ी डैम्प हो जाएंगी, मतलब बड़ी जल्दी रुक जाएंगी, इनमें ऑपोजिशन आ जाएगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएंगी, बल्कि कंपैरेटिवली जल्दी रुक जाएंगी। इसे कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी रीजन क्या है? एडी करंट, और लेंज़ेस लॉ के मुताबिक एडी करंट अपने कॉज को अपोज करेगा, दैट्स व्हाई दीज ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15.16। इसमें कह रहा है, फोर अनमार्क्ड वायर्स, अनमार्क्ड का मतलब है कि वायर्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता कि कौन सी वायर क्या शो कर रही है, अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। फोर अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर से 4 तारें निकली हुई हैं, और वो कह रहा है कि व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू डिटरमिन द टर्न्स रेशियो। वो कह रहा है कि टर्न्स रेशियो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इमेजिन करें कि ये एक बंद बॉक्स है कोई, और ये एक ट्रांसफार्मर है, इससे आपको 4 तारें निकली नजर आ रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई कौन सी वायर किस कॉइल के साथ अटैच है, किसे प्राइमरी कहें किसे सेकेंडरी कहें, क्योंकि ये तो बंद है ना, हम इसे अंदर से तो नहीं देख पा रहे। तो आपसे वो ये कह रहा है कि आप इसकी टर्न्स रेशो कैसे फाइंड करेंगे। टर्न्स रेशो का क्या मतलब है? टर्न्स रेशो का मतलब है NS डिवाइडेड बाय NP, यानी सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स। NS डिवाइडेड बाय NP हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सी 2 तारें एक कॉइल के साथ अटैच है। आप इमेजिन करें, चलें एक बॉक्स तो आपको बंद बॉक्स नजर आ रहा है,
जो हमें दिया गया है जिसमें से 4 तारें निकली हुई हैं, हमने बताना है कि टर्न्स रेशो क्या है इस ट्रांसफार्मर की। मैं एक ओपन बॉक्स आपके सामने यहां पे शो करता हूं जहां 2 कॉइल्स आपको नजर आ रही हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। अब ये तो हमें नजर आ रही है, उस तरफ से भी 2 तारें निकली हुई हैं, दो उस कॉइल की दोनों टर्मिनल जो है, और इस तरफ भी इस कॉइल के दोनों टर्मिनल्स ओपन है। हमें नजर आ रहा है कि ये 2 तारें जो है इनका ताल्लुक इस कॉइल के साथ है, और उस तरफ वाली जो 2 वायर्स हैं उनका ताल्लुक उस कॉइल के साथ है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि उस तरफ की एक वायर और इस तरफ की एक वायर, इनके दरमियान रेजिस्टेंस चेक करें तो कितनी आएगी, सोच के बताएं। इंफिनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वायर जो है ये आपस में अटैच नहीं है। उस वायर का ताल्लुक उस कॉइल के साथ है, इस वायर का ताल्लुक इस कॉइल के साथ है। तो याद रखें, जब 2 वायर्स आपस में डायरेक्टली अटैच ना हो तो इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी आती है। इसी तरह अगर मैं इसी कॉइल की दोनों वायर्स को चेक करूंगा तो इनके दरमियान रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं आएगी, कम आएगी, बहुत कम आएगी। डिपेंड करता है कि इस कॉइल की मटेरियल की कितनी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि अब थोड़ा सा आपको समझ आ गई है मैं क्या बात करने लगा हूं। देखिए, अगर उन चारों वायर्स को जो ऊपर वाले वो ट्रांसफार्मर में जो ब्लैक बॉक्स आपको नजर आ रहा है उस पर हमें नजर आ रही है, उन चारों में से 2-2 वायर्स करके हम उनका आपस में चेक करते जाएंगे कि रेजिस्टेंस कितनी है। ऐसी 2 वायर्स जिनकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी आएगी, हम कहेंगे जी अंदर से ये कनेक्टेड नहीं है, यानी ये एक कॉइल का हिस्सा नहीं है। और ऐसी 2 वायर्स जिनकी आपस में रेजिस्टेंस नॉन इंफिनिटी आएगी, यानी इंफिनिटी नहीं आएगी, कोई वैसे नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे ये आपस में कनेक्टेड है, एक ही कॉइल का हिस्सा है। इस टेस्ट को बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। ओहम मीटर की मदद से इन चारों वायर्स की आपस में बारी बारी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जिन 2 वायर्स की रेजिस्टेंस इंफिनिटी ना आए तो हम समझ जाएंगे कि वो एक कॉइल का हिस्सा है, उनका ताल्लुक एक कॉइल के साथ है। इसी तरह 2 वायर्स एक तरफ होगी, दूसरी 2 वायर्स दूसरी तरफ होगी, तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट की मदद से हम दोनों कॉइल्स के 2-2 वायर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट फिर ये होगा कि फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को जरा सही करके रख देंगे। 2 वायर्स को एक तरफ कर लेंगे, 2 वायर्स को एक तरफ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक कॉइल को प्राइमरी का नाम दे देंगे, फर्ज कर ले उसे प्राइमरी का नाम दे देंगे, और इस तरफ वाली को सेकेंडरी का नाम दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर प्राइमरी पे आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कनेक्ट करें, और सेकेंडरी से जो भी आउटपुट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है उसको नोट करें। प्राइमरी की वोल्टेज Vp को नोट करें और सेकेंडरी की वोल्टेज Vs को नोट करें। और फिर क्या करेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं करना, दोनों रीडिंग्स आपके पास आ गई है। और ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। VS और VP दोनों की वैल्यूज आप पुट कर दें तो हमें रेशो मिल जाएगी, जो भी रेशो आएगी वही टर्न्स रेशो होगी, यानी NS और डिवाइडेड बाय NP का आंसर बिल्कुल वही होगा जो VS डिवाइडेड बाय VP का होगा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज कर सकता है? तो इसका आंसर है एक बड़ा सा नो। उसकी वजह क्या है ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूं, बताता भी हूं। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये पावर लेवल तो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन स्टेप अप का मतलब ये है कि ये वोल्टेज लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर लेता हूं। आइडियल ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास ये एक रिलेशन आता है, VP/IP इज इक्वल टू VS/IS, यानी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, VS/VP is equal to IP divided by IS।
यानी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है। मैंने वी एस के नीचे वी पी को लिख दिया और आई पी के नीचे आई एस को लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। और यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ आ रही है, और वो ये कि वोल्टेज और करंट में इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करता है। और जाहिर बात है, अगर सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो फिर सेकेंडरी का करंट डिक्रीज करेगा। सो आई एस डिक्रीज is decreased and product VS-IS remains constant। अब VS और IS का जो प्रोडक्ट है ये असल में है क्या? ये आउटपुट की पावर है, ठीक है। अब जाहिर बात है, जब VS और IS का प्रोडक्ट सेम है तो हम कह सकते हैं आउटपुट की पावर भी सेम है। लेकिन ये याद रखें कि ये मैं किस ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं। अगर हम एक्चुअल या रियल ट्रांसफार्मर की बात करें, एक्चुअल या रियल ट्रांसफार्मर में, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर से भी काफी कम होती है। तो इसलिए अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल है, ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती। और एक्चुअल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होती है। ज्यादा अगर हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज बढ़ रही है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आइडियल ट्रांसफार्मर पे आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर है, और रियल या एक्चुअल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर। तो ये आपके पास था 17 पार्ट ए। अब हम बात करने जा रहे हैं 17 पार्ट बी की। इसमें वो कह रहे हैं, इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज देन पावर ट्रांसफर्ड? हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है और कोर के ऊपर दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी हल्की सी बना के दिखा देता हूँ, हालांकि ये पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। इसमें फर्ज कर लें हम, देखें पहले तो मैं आंसर आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। इन ट्रांसफार्मर टू कॉइल्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर बट आर लिंक्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है जो कोर के अंदर चलती है और वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लिंक किया गया। इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है लेकिन मैग्नेटिकली लिंक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल। तो इसको आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। इन दिस वे एनर्जी एंड हेंस पावर इज डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी कॉइल फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल। तो ये तो एक हमारा आंसर था। जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि हम इसकी एक इमेजिनरी सी डायग्राम भी देख लेते हैं। वो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोर है और कोर जो है, फर्ज कर लें ये मैंने कोर बना दी। अब हम एक काम करते हैं, इस कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को शो कर देते हैं। इस तरह से प्राइमरी कॉइल को हमने इसके इर्द गिर्द लपेटा हुआ है और इस तरफ फर्ज कर लें सेकेंडरी कॉइल है। और प्राइमरी पे हम जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं उसे हम VP से जाहिर कर रहे होते हैं और सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है उसे हम VS से जाहिर कर रहे होते हैं। इसी तरह प्राइमरी में जो करंट फ्लो करता है उसे IP से और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करता है उसे IS से जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये था ट्रांसफार्मर की एक हल्की सी डायग्राम। और इसमें आप देखें ये दोनों कॉइल्स जो हैं ये आपस में डायरेक्टली लिंक्ड तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक्ड है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में पैदा हो रही है वही सेकेंडरी के अंदर से पास करेगी। इस तरह से एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें वो कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें वो कह रहा है व्हेन प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द एसी मेन्स, यानी जो मेन से एसी आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, अगर ट्रांसफार्मर को उसके साथ कनेक्ट किया जाए तो होता क्या है, इफ सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, स्मॉल करंट इन इट इफ सेकेंडरी सर्किट इज ओपन बट, अच्छा इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। यहां पर ये वाला जो मैं अभी पढ़ रहा हूं ये एक्चुअली पार्ट ए है और पार्ट बी जो है ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं पहले पार्ट का आंसर आपको बताऊंगा। व्हेन प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेन्स द करंट इन इट इज वेरी स्मॉल। इसकी क्या वजह है? If secondary circuit is open, then it means output current and hence output power is zero. क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, आप जरा गौर से देखिएगा। अगर सेकेंडरी सर्किट ओपन है, यानी आउटपुट पे हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ ट्रांसफार्मर के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आउटपुट पावर जीरो है। और अगर आउटपुट पावर जीरो है तो इसका टेक्निकली क्या मतलब है? आउटपुट पावर किसकी इक्वल होती है? Vs Is। इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट जीरो है, और अगर इनका प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये है कि Is जो है ये जीरो होना चाहिए। लेकिन स्मॉल करंट क्यों फ्लो कर रहा होता है, उसकी एक बड़ी छोटी सी रीजन है जो मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। यहां पे देखें, and we know for actual transformer that output power is always less than input power। अब यहां पर आउटपुट पावर नो डाउट जीरो है, जीरो होनी चाहिए। इनपुट पावर भी क्या होगी? इनपुट पावर भी क्या होनी चाहिए? जीरो। लेकिन प्राइमरी में एक थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा होता है। पहले मैंने गलती से सेकेंडरी कह दिया, प्राइमरी में एक थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है? यहां से तो ये समझ आ रही है कि प्राइमरी पे जो पावर है वो अगर जीरो है तो फिर Vp Ip भी जीरो होना चाहिए, और अगर Vp Ip जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि Ip भी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे वो ये कह रहा है कि प्राइमरी में एक थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम होती है। आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर। अब यहां पे आउटपुट पावर क्या है? जीरो। तो इनपुट पे जो पावर है वो आउटपुट के मुकाबले में तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब आउटपुट की पावर जीरो है तो इसका मतलब है इनपुट की पावर जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होने का मतलब टेक्निकली क्या बनता है? सो देयर इज वेरी स्मॉल इनपुट पावर, स्मॉल पावर लॉस अमंग प्राइमरी। यही बात मैं कह रहा था कि इनपुट पे थोड़ी सी पावर होनी चाहिए। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, सो ये जीरो नहीं हो सकती, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अगर Vp Ip जीरो से थोड़ा ज्यादा है यानी नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं स्मॉल करंट Ip स्टिल फ्लोज थ्रू द प्राइमरी। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया, आप गौर करें, प्राइमरी का पावर जीरो नहीं होगी। प्राइमरी की पावर अगर जीरो नहीं होगी, जैसे यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं स्मॉल पावर, यानी Vp Ip is not equal to zero but very small। और अगर Vp Ip जीरो नहीं है तो फिर Ip भी जीरो नहीं होगा, बट थोड़ी सी वैल्यू जरूर फ्लो कर रही होगी, वेरी स्मॉल। ये था 18 के पार्ट ए का आंसर। अब हम मूव करते हैं 18 के नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। ये जो पार्ट बी आपको नजर आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पार्ट ए को एक्सप्लेन किया जिसमें हम ये समझा रहे थे कि इनपुट का जो करंट है वो बड़ा स्मॉल होता है व्हेन सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, बट इनपुट करंट इंक्रीजेस, यानी प्राइमरी पे जो करंट है वो इंक्रीज कर जाता है व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड।
सेकेंडरी सर्किट अगर क्लोज हो गया है, सेकेंडरी सर्किट के क्लोज होने का मतलब ये है कि आपने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई ना कोई चीज़ लगा दी है, कोई अप्लायंस वगैरह लगा दी है जिसको आप करंट सप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी अब सेकेंडरी सर्किट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो अब ज़रा गौर कीजिए, अब क्या हुआ, अब सेकेंडरी सर्किट, नाउ द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड, देन इट मीन्स आउटपुट करंट IS फ्लोज एंड हेंस देयर इज आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर तो जीरो नहीं है। अब जारी बात है, जब आउटपुट पावर में इजाफा हो गया तो फिर इनपुट पावर में तो ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा, और अगर इनपुट पावर में इजाफा हो जाएगा तो जाहिर बात है इनपुट पे जो करंट है जिसे हम IP से जाहिर करते हैं उसमें भी इजाफा हो जाएगा।